दोस्तों मैं हूं असीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडुकेट चैनल। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के जो है विज्ञान के रसायन विज्ञान की आज बात करेंगे। जो पहला अध्याय है उसके बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में पूरी तरीक़ा से पूरा वीडियो आपको समझाएंगे और पूरे जो है इस टॉपिक को हम पूरा क्लियर करेंगे। साथ ही साथ इस टॉपिक का अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको नोट्स के सारे चीज़ विधि मिल जाएंगे। या तो इसको नोट प्रोवाइड करने के लिए हम दूसरी विधि का भी वीडियो बनाए हैं, उसमें सिर्फ हम स्क्रीनशॉट करके यानी आपको वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो वीडियो हम दिए हैं जिसमें हम सिर्फ आपको नोट प्रोवाइड किए हैं। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ आज हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है एवं समीकरण क्या है इस चैप्टर के बारे में। तो ये है आपका अध्याय 1 है, ये टॉपिक 1 है। टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले ये हम लोग को जानना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसके बाद फिर हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हम लिखे हैं, इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं हम केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब कोई दो पदार्थ आपस में मिलके नई गुण वाला पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे जो क्रिया हुआ उसी क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। या तो बोल सकते हैं एक ही पदार्थ अगर कुछ क्रिया करके वो अलग अलग पदार्थ या नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं कि जैसे दूध से दही बनना। जब दूध से हम दही बनाते हैं तो वहाँ पे जो क्रिया होते हैं उन क्रिया को हम बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया। या तो आप बोल सकते हैं खाना पकाना, तो इसको भी हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। यदि आप आपके एनसीईआरटी बुक्स में देखेंगे तो वहाँ पे एक लिखा होगा मैग्नीशियम रिबन को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो ये भी आपका एक क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अब इसमें हम साथ ही साथ अब बताएंगे कि रासायनिक अभिलक्षण के गुण, रासायनिक जो अभिक्रिया होंगे उनके अभिलक्षणिक गुण क्या होंगे, ठीक है। लक्षणिक बोल सकते हैं, अभिलक्षणिक गुण, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होंगे वहाँ से कई गुण ऐसे आपको मिलेगा। जैसे पहला नंबर आप बोल सकते हैं कि गैस का उत्सर्जन, ठीक है, गैस का उत्सर्जन। दूसरा नंबर आप बोल सकते हैं कि ताप में परिवर्तन। जब रासायनिक अभिक्रिया होंगे तो वहाँ से आपको एक चीज़ पता चलेगा कि ताप में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ताप में परिवर्तन। तीसरा नंबर पॉइंट आप बोल सकते हैं कि उसमें जो है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, अवस्था जो होंगे उसमें परिवर्तन भी हो सकता है। या तो अवक्षेपण का निर्माण बोल सकते हैं, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन। चौथा नंबर आप बोल सकते हैं कि रंग में परिवर्तन, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होंगे उनका अभिलक्षणिक गुण। अब इसमें हम थोड़ा सा आपको हम बता दें कि जैसे मान के चलिए कोई एक हम यहाँ पे ये ले रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड ले रहे हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा कि इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ते हैं। यदि हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, H2O के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो मेरा क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आपको उष्मा देगा, ठीक है, यहाँ पे आपको उष्मा देगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हुआ ये आपका सॉलिड अवस्था में मिलेगा जिसको हम बोलते हैं ठोस अवस्था में। जल जो है ये लिक्विड अवस्था में है, लेकिन जब दोनों का हम रिएक्शन कराए अभिक्रिया हुआ तो एक्वा के रूप में हमको मिलेगा, यानी घोल के रूप में मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको उष्मा देगा। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण गुण जो है गैस का उत्सर्जन, ताप में परिवर्तन। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड था ये आपका ये ठोस अवस्था में जब था तो ये आपका कोई इसमें टेम्परेचर नहीं था, लेकिन जब इसमें आप रिएक्शन कराएंगे, जैसे सूखा चूना का जब चूना को भड़काएंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें ताप उत्पन्न होने लगता है, हीट होने लगता है। तो इसका मतलब हुआ कि ताप में आपका परिवर्तन होगा। ताप में वृद्धि भी हो सकता है, ताप में कमी भी हो सकते हैं। अवस्था में परिवर्तन, ये था आपका सॉलिड अवस्था में, ये था लिक्विड अवस्था में, लेकिन यह बना आपका एक्वा अवस्था में यानी घोलीय अवस्था में। रंग में परिवर्तन भी बोल सकते हैं हम। कई ऐसे अभिक्रिया भी होते हैं जिसमें रंग का भी परिवर्तन होती है। तो यहाँ से हमको पता चला कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण। अब हम जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण का ऐसा सिंपल सा डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में या जब रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिकारकों और सूत्रों द्वारा निरूपण समीकरण को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण हम दिए थे आपको कि मैग्नीशियम के रिबन को
हमने आपको एक उदाहरण दिया था अभी मैग्नीशियम के रिबम को, ठीक है। ऐसा हम बोल सकते हैं आपको मैग्नीशियम रिबम को जब हम वायु में जलाते हैं तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देते हैं। तो यहाँ पे हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, अब जब इसको हम अभिक्रिया किए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया। तो इस चीज़ को जब हम कोई एक संकेत के रूप में प्रतीकों के रूप में हम जब लिखेंगे तो इसी को हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण बोलेंगे। रासायनिक समीकरण का अर्थ होता है कि बीच में कहीं प्लस होगा, कहीं तीर का सिंबल होगा, कहीं उधर पे प्लस होगा। तो जब ये पूरे सिस्टम में जब होंगे तब इसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। जैसा आपको हम एक समझा सकते हैं एक उदाहरण के हिसाब से, जैसे मान लीजिए एक साइकिल, तो साइकिल के किस हिस्सा को आप साइकिल बोलिएगा, चक्का के पहियों को या सीट को या हैंडल को या गियर को या कैरियल को, किसको आप साइकिल बोलिएगा। तो पूरे जब सिस्टम को आप ये करेंगे, जो पूरा फंक्शन को आप डिनोटेट करेंगे या बताएंगे, तभी उसको अब हम साइकिल बोल सकते हैं। तो उसी तरह जब रासायनिक अभिक्रिया होते हैं तो उनमें से कुछ पदार्थ जो होते हैं उसको हम अभिकारक कहते हैं और कुछ पदार्थ जो होते हैं उसके हम प्रतिफल कहते हैं। और प्रतिफल और प्रतिकारक, अभिकारक दोनों के बीच जब रिएक्शन होते हैं उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। रासायनिक समीकरण कई प्रकार के होते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं शब्द समीकरण, व संतुलित समीकरण और फिर संतुलित समीकरण, 3 प्रकार के यहाँ पे आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे आपको अभिकारक और उत्पाद के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप समझ लीजिए अभिकारक किसको बोलेंगे हम, ठीक है, अभिकारक और एक चीज हम बोलेंगे उत्पाद, ठीक है, उत्पाद। यहाँ पे 2 चीज हम बात करेंगे। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उन पदार्थ को हम बोलेंगे अभिकारक या इसको प्रतिकारक भी बोल सकते हैं। लेकिन जब कोई पदार्थ का निर्माण हो जाता है, जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है तो उसके बाद जब नए कोई पदार्थ का उत्पन्न होता है या पदार्थ का निर्माण होते हैं, उस पर हम उत्पाद भी बोल सकते हैं, उसको हम प्रतिफल भी बोल सकते हैं, या तो उसको अंग्रेजी में हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको जब अगर डेफिनेशन इसका बनाना चाहेंगे तो बोलेंगे वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जब बोलिएगा उत्पाद किससे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनती हैं, जो नए गुण वाला पदार्थ बनते हैं, उनसे ही हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो आशा करेंगे कि यहाँ से आपको जो है रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम मैग्नीशियम लिखे हैं तो इसको अगर हम मैग्नीशियम ऐसे लिखे, ठीक है, मैग्नीशियम, और यहाँ पे अगर हम लिखे कि ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे हम अगर स्प्लिंग करके लिखे और फिर गिर देके आपको यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखेंगे तो इसको आप बोलेंगे शब्द समीकरण, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण। जब यहाँ पे आप Mg+O2 यानी ऑक्सीजन को हम अणु के रूप में लिखते हैं, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन जब भी बोलेगा तब आपको ऑक्सीजन को अणु के रूप में लिखना पड़ेगा। कई ऐसे तत्व हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में जब भाग लेते हैं तो उसको अणु के रूप में ही लिखना पड़ता है, वो परमाणु के रूप में नहीं होते हैं। तो अगर आपको पता नहीं है तो आप लिख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, उसके बाद फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है। ऐसे कुछ तत्व होंगे जिसको आप परमाणु के रूप में नहीं लिख पाएंगे रासायनिक अभिक्रिया में। हमेशा उसको रासायनिक अभिक्रिया में लिखने के लिए आपको अणु के रूप में ही लिखना पड़ता है, ठीक है। अणु के रूप में तभी लिखिएगा जब उसको अकेला ही आप ये कीजिएगा। जैसे ऑक्सीजन को यहाँ पे हम अकेला रखे हैं तो इसीलिए ऑक्सीजन यहाँ पे अकेला नहीं रहेगा, उसको अणु के रूप में रखना होगा। तो चलिए मैग्नीशियम यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हम लिख दिया और गिब्स क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो ये आपको बोलेंगे, ये तो पहले था, ये इसको हम बोलेंगे शब्द समीकरण, ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको क्या बोलिएगा, शब्द समीकरण, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। इसका मतलब हुआ कि ये समीकरण आपका संतुलित नहीं है। असंतुलित समीकरण को हम थोड़ा सा आपको समझा दें। देखिए इधर ये वाला आपका जो है, ये मान के चलिए ये इक्वल का सिंबल ही मान के चलिए मैथमेटिक्स के हिसाब से। तो इधर वाला हो गया आपका लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड, और इधर हो गया आपका राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में आपको मैग्नीशियम जो परमाणु है वो कितना है, 1 है। ऑक्सीजन परमाणु कितना है आपका, 2 है। इधर चलिए मैग्नीशियम परमाणु आपका कितना है, 1 ही है। ऑक्सीजन परमाणु आपका कितना है, 1 है। तो इसको हम बोलेंगे असंतुलित समीकरण। इसको हम संतुलित करेंगे कैसे,
संतुलित करने के लिए देखिए यहाँ पे हम एक लिख के रखे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऑक्सीजन को आपको इक्वल करना होगा। तो यहाँ पे हम 2 देंगे, ठीक, यहाँ पे हम 2 दे देंगे। अब जब ये 2 दिए तब मैग्नीशियम फिर वृद्धि कर गया, तो फिर यहाँ पे हमको 2 देना होगा। तो ये क्या बन गया, आपका जो है संतुलित समीकरण बन गया। अब इसमें आप जाएंगे लेफ्ट साइड का और हिसाब ये करेंगे, आप अगर देखेंगे तो मैग्नीशियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। राइट साइड की ओर जाएंगे तो मैग्नीशियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। तो इसको हम बोलेंगे संतुलित समीकरण। आशा करेंगे कि आपको शब्द समीकरण, असंतुलित समीकरण और संतुलित समीकरण किससे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा। यदि इसका डेफिनेशन लेना चाहते हैं तो मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो है उस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। और एक बात आपको यहाँ पे कह देते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट को यहाँ पे जो यौगिक बनाना नहीं आता है तो वो स्टूडेंट फिर क्या करेगा। आप देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लिखे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। अब इसको बोलेंगे कि इसको आप संतुलित करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जब हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, 9 से बच्चे आते हैं या 9 में जब हम उसको समीकरण को संतुलित करने बोलते हैं तो ढेर सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो गलती कर देते हैं। क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 दे देता है, तो वो बोलेगा कि सर यहाँ तो मैग्नीशियम 1 है, इधर भी 1 है, समान है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन हम 2 कर दिए। लेकिन जैसे आपको यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड को ऐसे लिखिएगा तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हम आपको पिछले वीडियो में ऐसे समझाए हैं कि मैग्नीशियम का आपको 2 गो प्लस होता है, मैग्नीशियम में 2 प्लस होता है, और ऑक्सीजन में आपको क्या होते हैं 2 माइनस होते हैं। ये अगर एलसीएम ले लेंगे तो 1 1 आएगा, यानी AMGO ही होना चाहिए यहाँ पे, तभी जाकर ये आपका यौगिक का निर्माण होगा। तो इसीलिए आपको इस जगह में ध्यान रखना होगा। यदि आपको ये वाला चीज़ नहीं आता है, आयन किसमें कितना प्लस किसमें कितना माइनस, तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। केमिस्ट्री के कुछ वीडियो ऐसे हैं जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें काफ़ी स्टूडेंट ने प्यार जताया है। तो इसीलिए हम आशा करेंगे कि आप लोग वो पिछले वीडियो को जरूर देखेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको हम सिखा चुके हैं, और 2-4 ऐसे आपको एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं कि रासायनिक समीकरण को आप कैसे संतुलित करेंगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा। उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे कि जो है रासायनिक समीकरण संतुलित होने के बाद संतुलित करने की आवश्यकता, यानी रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है, उसकी आवश्यकता क्या है, उनके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं एक चीज़, जैसे इसको हम बोलेंगे जिंक, ठीक है, और इसको बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हैं। यहाँ पे हम बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे। एसिड जब अम्ल क्षार पढ़ेंगे उसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका बनेगा जिंक सल्फेट, और यहाँ पे बनेगा H2O। देखिए H जब अकेला हुआ तो अणु के रूप में वो आया, क्योंकि आपको हम पहले बताए थे यहाँ पे कि हाइड्रोजन जो है अणु के रूप में वो रहेगा, वो परमाणु के रूप में नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आप जब इसको देखेंगे कि ये संतुलित है या असंतुलित है, तो आपको यहाँ पे कुछ तत्वों का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं तत्व, ठीक है। तो जिंक में जिंक कितना है, 1 जिंक है। हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 गो है। फिर यहाँ पे आप देखना होगा आपको इस साइड में जिंक कितना है, जिंक 1 है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है। तो इसका मतलब हुआ कि इधर दोनों साइड में बराबर है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन जो है, ये रासायनिक अभिक्रिया जो है संतुलित है। तो इसलिए अब जब आपको संतुलित करने के लिए दिया जाए तो कैसे आप संतुलित कीजिएगा। आपको एक हम रिएक्शन ऐसे देते हैं जिसको आपको संतुलित करना पड़ेगा। चलिए हम ऐसे लिख देते हैं गो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हम देंगे यहाँ पे नहीं, इसको नहीं देते हैं, दूसरा देते हैं। चलिए यहाँ पे देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन नाइट्रेट, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन नाइट्रेट को हम दिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराए। अब यहाँ पे जो रिएक्शन देगा कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट NO3O2, और उसके बाद यहाँ पे बनेगा H2, यानी जल का निर्माण होगा। तो इस जगह में आप अगर देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये रासायनिक समीकरण जो है वो असंतुलित है। तो इसको आप फिर एक बार देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप हाइड्रोजन जो परमाणु है इसको गिन लीजिए। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, टोटल 3 हाइड्रोजन। कितना नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन। टोटल आप ऑक्सीजन गिन लीजिए, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इधर क्या है, 5 ऑक्सीजन है टोटल। कितना ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन। और यहाँ पे कैल्शियम अगर देखेंगे तो 1 कैल्शियम। इधर आप देखिए कैल्शियम कितना है, तो 1 है। नाइट्रोजन कितना है, 1 है ना। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, ठीक, यहाँ पे होल 2 है इसलिए नाइट्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 6 है, 6 और उधर 1, 7 ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है,
2 हाइड्रोजन है। तो यानी यहाँ पे काफ़ी तत्व जो है उल्टा पलटी इधर उधर है, किसी कोई कम बेसी बहुत ज़्यादा है, तो ये आपका संतुलित में नहीं है, इसको आपको संतुलित करना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट इस यौगिक को देखने के बाद बोलेगा यहाँ पे 2 कैसे आया, फिर यहाँ पे बोलेगा 3 कैसे आया। तो ये आपको यौगिक बनाने की विधि जो है उसको समझना पड़ेगा। तो आप जाकर पिछले वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब इसको संतुलित को हम समीकरण करेंगे तो मैट्रिक के लेवल में जो हम संतुलित को समीकरण करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रहर विधि, यानी ऐसे नॉर्मल विधि से हम इसको संतुलित करते हैं। लेकिन संतुलित करने का कई विधि है, ऑक्सीडेशन विधि है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे विधि है। जब इंटरमीडिएट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ जब हम हाइड्रोजन को देखेंगे कि हाइड्रोजन को हमको संतुलित करना है, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को या नाइट्रोजन को संतुलित करेंगे। देखिए यहाँ पे मोटे मोटे तौर पर हम देखेंगे NO3 जो है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे NO3 है, यहाँ पे डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 2 दे दिए, तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है बैलेंसिंग में लगभग आ गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और इधर भी हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, मात्र 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो इस जगह में भी हम 2 दे देंगे। तो आप अगर देखेंगे तो पूरे आप हिसाब कीजिए इसको, तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया जो है संतुलित हो गया। तो इसको हम संतुलित समीकरण बोलेंगे। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया कि संतुलित समीकरण। फिर और एक बार हम जो चीज़ अभी तक पढ़ा है उसको हम कंक्लूड कर रहे हैं कि रासायनिक समीकरण किसको बोलना, रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे, जब कोई पदार्थ, 2 पदार्थ या अकेला ही कोई पदार्थ आपस में क्रिया करके जब नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उससे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसको बोलेंगे, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो उसमें तत्वों के परमाणु के संकेत में रूप में, यानी परमाणु के रूप में या अणुसूत्र के रूप में जब लिखेंगे तो उससे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के हम बताएं आपको, शब्द समीकरण बोले। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, शब्द समीकरण, असंतुलित समीकरण और संतुलित समीकरण। अब हम आपसे बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को हमको संतुलित करने की क्यों आवश्यकता है, क्या कारण है, क्यों हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए कारण का हम यहाँ पे बात बोल रहे हैं कि क्यों हम उसको संतुलित करेंगे। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा किसी भी तत्वों का जो है परमाणु भार, ना तो उसका द्रव्यमान संख्या में ना तो वृद्धि होता है, ना ही आपका जो है विनाश होते हैं। जैसे हम पढ़े थे 9th क्लास में कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो निर्माण किया जाता है ना ही विनाश किया जाता है। जैसे फिर और एक बार हम आपसे बात करते हैं, जैसे आपको हम बताएं कि हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है। जब इसको हम रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या होगा, जल का निर्माण होगा, ठीक है। तो जल का निर्माण होगा। यदि हम यहाँ पे अनुभार को हम यहाँ पे द्रव्यमान संख्या के आधार पर जाए तो परमाणु का जो है हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होते हैं वो 1 होता है। तो 2 गो परमाणु है, यानी 2 × 1, यानी यहाँ पे 2 ग्राम आपका उसका परमाणु भार हुआ। ऑक्सीजन का 16 उसका अनुभार होते हैं, तो 16 × 2 = 32, यानी 32 ग्राम होता है। तो इधर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 44 ग्राम आपका अनुभार निकला। लेकिन इधर जाएंगे तो 2 हाइड्रोजन का 1 + 16, यानी 2 और जोड़ 16, यानी टोटल आपका हो गया 18 ग्राम। तो यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम था वो आपका थ्योरी फेल हो जा रहा है। इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होगा। इस चीज़ को आप जान लीजिए। तो आशा करेंगे कि आप लोग को रासायनिक समीकरण संतुलित करने की आवश्यकता क्या है ये भी आप लोग को अब जानकारी में आ गए हैं। तो अब इसको हम संतुलित कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, गिब्स H2O। जैसे यहाँ पे आप देंगे तो यहाँ पे आपको 2 देना पड़ेगा। 2 देने से क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंसिंग में आ गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया। फिर यहाँ पे आप 2 दीजिए। अब यहाँ इसका जो अनुभार होगा, ये अनुभार में आपका परफेक्ट रहेगा, माने प्रतिकारक अभिकारक में जितना और प्रतिफल में ही उतना ही उसका अनुभार है। चलिए अब कुछ हम लोग जान लेते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। कुछ आप लोग को डेफिनेशन समझा देते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे आप लोग को कि रासायनिक समीकरण को कुछ संतुलित करने के लिए भी दे देंगे, जो आप होमवर्क में कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट नोट्स लेना चाहते हैं वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारे कुछ दिया हुआ है, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। देखिए कैसे आप अब कुछ हम रिएक्शन के बारे में बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं संयुक्त अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयुक्त या संयोजन अभिक्रिया, इसका डेफिनेशन आपको तुरंत याद हो जाएगा। सिर्फ आपको हम कुछ एग्जाम्पल समझाएंगे, उसी से याद हो जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इससे पहले एक बार इसको हम लिखे हैं
और यहाँ पे इसको जल बोलेंगे, और इधर अगर हम देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा, इसको AQ बोलेंगे, और इसको हम सॉलिड बोलेंगे, इसको लिक्विड बोलेंगे, और यहाँ पे हम उष्मा का निर्माण करेंगे। इस रिएक्शन से आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा। इस रिएक्शन को बढ़िया से देख लीजिए। सबसे पहले हम अभिक्रिया को यानी रासायनिक समीकरण को लिखने का निर्देश यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। निर्देश का अर्थ हुआ कि यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ पर ध्यान रखना होगा। जब हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखेंगे, रासायनिक समीकरण को जब हम लिखेंगे, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो जो समीकरण बनेगा जब उसको हम लिखेंगे तो ये जो गिब्स है, इस एरो को हम पढ़ेंगे अंग्रेजी में गिब्स, ठीक है, गिब्स के नाम से पढ़ेंगे इसको, ठीक, गिब्स पढ़ेंगे यानी देना। तो इसका इधर वाले हिस्से को हम लेफ्ट साइड के हिसाब से जानेंगे, और इसका नाम होगा, हम रखेंगे अभिकारक, अभिकारक, या इसको प्रतिकारक भी बोल सकते हैं। और इधर वाला को हम बोलेंगे उत्पाद, ठीक है, या तो इसको हम प्रतिफल भी बोलेंगे। तो जब दो अभिकारक हो जाएंगे तो तब दो अभिकारक के बीच आपको प्लस का सिंबल देना होगा, या तो दो प्रतिफल अगर होंगे तो उसके बीच भी आपको सिंबल देना होगा प्लस का। दोनों के बीच आपको तीर का सिंबल देना होगा। यह आपका कुछ निर्देश। कोई जब यौगिक या कोई पदार्थ जब सॉलिड होते हैं तो उसके बगल में साइड में यहाँ भी कहीं कभी कभी यहाँ भी लिखा होता है, कभी कभी नीचे की ओर भी लिखता है। तो जब एस लिखा होगा तो उसको समझना होगा कि ये सॉलिड पदार्थ है। अगर ए लिख दिया तो इसका मतलब होगा कि ये लिक्विड पदार्थ है। जब AQ लिख दिया तब आपको समझना होगा कि ये एक्वा है, यानी घोलीय अवस्था में है, ठीक है। और जब किसी जगह में ऐसे एरो का सिंबल ऊपर की ओर दे देगा तो आपको समझना होगा कि वो गैस है। अगर कहीं पर आपको नीचे की ओर एरो का सिंबल देगा तो वो आपको समझना होगा अवक्षेप है, ठीक है। यहाँ तक बात हो गया। अब हम आएंगे कि इस समीकरण से हमको क्या चीज़ समझ में आता है, क्या हमको देखने को मिलता है, ये चीज़ हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको मिटा देते हैं उष्मा को, ये बाई प्रोडक्ट है, ये मिटा दिए, ठीक है। अभिकारक की ओर कितना पदार्थ है? दो पदार्थ है, दो यौगिक है, और अभिक्रिया के बाद आपका एक ही आपका प्रतिफल दे रहे हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? ऐसे रासायनिक समीकरण को संतुलित या तो संयोजन हम समीकरण बोल सकते हैं, संयुक्त या संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जब एग्जाम में आपका आ जाएगा कि संयुक्त या तो संयोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं, तो हम ऐसे जवाब देंगे, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया, ये क्या है? एक अभिक्रिया है। तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, ये सब क्या है? अभिकारक है। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। कितना उत्पाद इधर है? एक उत्पाद है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? संयोजन या संयुक्त अभिक्रिया बोलेंगे। आप इसको वीडियो को पॉज करके बैक फोन करके आप क्या करेंगे? उसको याद कर लेंगे। और एक बार हम रिपीट कर देते हैं, ऐसा रासायनिक समीक्रिया या ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उससे हम संयोजन या तो संयुक्त अभिक्रिया कहते हैं। इसका और कुछ हम एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए आप कार्बन ले लीजिए, ठीक है, कार्बन, और यहाँ पे आप ले लीजिए ऑक्सीजन। जब कार्बन और ऑक्सीजन का हम अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। तो यहाँ भी देखिए दो आपका क्या है? अभिकारक है, अब मिलके एक ही उत्पाद दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। अब इन जितने भी यहाँ पे हम अभिक्रिया लिखेंगे, सभी अभिक्रिया में लगभग ऊष्मा का प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा भी देता है। तो यहाँ पे हम सभी में ऊष्मा भी लिख देंगे। तो ऐसे अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। आपकी किताब में एनसीईआरटी बुक्स में होगा कि उसमें क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो जब आपको एग्जाम में आ जाए, या आपका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किससे कहते हैं, तो हम बताएंगे, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया यानी उत्पाद के बाद अभिक्रिया के फलस्वरूप, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप या अभिक्रिया के बाद उत्पाद देते हैं और साथ ही साथ या क्या देते हैं? ऊष्मा भी देते हैं, तो उससे हम क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बताएंगे इसको। अब हम जाएंगे आगे विभाजन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं। आप तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, कुछ आपको ऐसे रिएक्शन हम दे रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग वियोजन अभिक्रिया को। वियोजन अभिक्रिया, इसको हम दूसरी भाषा में आपको अपघटन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। अपघटन अभिक्रिया, ठीक है।
तो वियोजन अभिक्रिया क्या है, अपघटन अभिक्रिया क्या है, ये तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा, ठीक है, फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे आपका फेरिक Fe2O3 होगा, Fe2O3, ठीक है, यानी फेरिक ऑक्साइड बनेगा और आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ पे सल्फेट यहाँ पे भी गैस देगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो अभिकारक कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे कई छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण कर चुका है। तो इससे हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। आपका अगर एग्जाम में आए या आपको कोई पूछे कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो हम बताएंगे ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करते हैं, उससे हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम रिएक्ट करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड देगा और हमको क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। तो इसको भी आप क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एकल अभिकारक है। गिब्स के इधर की ओर हम अभिकारक बोलते हैं, तो कितना अभिकारक है, 1 अभिकारक है, लेकिन 1 अभिकारक टूटकर क्या होते हैं, छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करते हैं। तो इससे हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। तो यहाँ से कई एग्जांपल ऐसा हम दे सकते हैं, जैसे मान के चलिए आपको जल का एक डेफिनेशन हम दे सकते हैं। जल का जब हम रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमको देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम संतुलित की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे आपको संतुलित भी करना होगा। चलिए आप ऊपर वाला को हम संतुलित करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए Fe आपका 1 गो है और इधर पे आपको Fe देखना होगा 2 है, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे Fe 2 हो गया। अब ऑक्सीजन भी थोड़ा बहुत यहाँ पे बैलेंसिंग हो गया होगा। देखिए 4 2 8, 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 5, 5 3 8, सल्फर कितना है, 2, 2 सल्फर हो गया। तो यहाँ पे अब बैलेंसिंग हो गया। यहाँ पे देख लीजिए कैल्शियम 1 गो, कैल्शियम 1 गो, कार्बन 1 गो, कार्बन 1 गो, ऑक्सीजन इधर 3, ऑक्सीजन 2, 1 3, तो यहाँ भी बैलेंसिंग है। अब इसमें बैलेंसिंग नहीं है, 2 हाइड्रोजन है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है, ये ठीक है, लेकिन वहाँ इधर देखिए ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, तो इसको भी आपको बैलेंसिंग करना होगा, 2 देना होगा। जैसे 2 दिए तो हाइड्रोजन फिर वृद्धि कर गया, तो हाइड्रोजन को बैलेंसिंग कर लिया। तो आशा करेंगे कि आप लोग को संयुक्त अभिक्रिया और जो है वियोजन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में और एक बात हम देखेंगे, जैसे संयोजन आपका संयुक्त अभिक्रिया में हम क्या देखे थे, जब उत्पाद दे रहे थे तो उत्पाद को देने के साथ साथ उष्मा भी दे रहा था, तो उसमें हम उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोले थे। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में जब हम देखने जाएंगे तो जब इसको हम ये करेंगे माने अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ पर हमको कुछ हीट देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो टेम्परेचर देंगे तो ये अभिक्रिया क्या हुआ, उष्मा का शोषण किया। तो ऐसे अभिक्रिया को हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी, ठीक है, उष्मा शोषी। तो यदि आपको कोई पूछ दे कि उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, तो हम बताएंगे ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का शोषण हो या उष्मा का शोषण करते हैं, तो उससे हम क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलेंगे। और इस चीज़ को अगर भली भांति आप नोट के रूप में देखना चाहते हैं, तो मैं जो आपका स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग वीडियो दिए हैं, उस वीडियो में सिर्फ हम आपको समझाए नहीं थे, वहाँ पे फेस मेरा नहीं देख पाइएगा, सिर्फ हम ऐसे स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको नोट्स का ही हम इसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके वहाँ पे दिए हैं। तो आशा करेंगे कि जरूर आप लोग वो चीज़ देखेंगे वहाँ पे। तो आज हम संयोजन या संयुक्त हो गया और वियोजन हो गया। अब हम कुछ अभिक्रिया का और देखेंगे। विस्थापन अभिक्रिया आपके पास है और उसके साथ साथ आपका जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है, अभिक्षेपण अभिक्रिया है, इन सब के बारे में बात करेंगे। आज इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज हम पूरा जो है आपको पूरा इसमें इस चैप्टर को हम कंप्लीटली कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हर रोज़ ऐसे वीडियो देना संभव नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग जरूर मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग। अब हम देखेंगे यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे। तो विस्थापन अभिक्रिया का जब हम बात करेंगे तब आपको हम यहाँ पे कुछ चीज़ दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा आप। Fe, ठीक है, Fe एक जिसको हमें आयरन बोल सकते हैं, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे आपको देगा FeSO4 और यहाँ पे Cu। जब इसको हम जब NCERT के बुक्स में देखेंगे तो आपको बताएगा कि 2 गो ऐसे करके आपको परखनली दिया हुआ रखेगा, ठीक है, 2 गो परखनली ऐसे करके छपा हुआ रखेगा और बताएगा कि इस परखनली जो है इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है। इसमें जब हम लोहे की कील को डुबा रहे हैं,
ठीक है। तो लोहे के कील को डुबाने पर ये इसका जो विलयन का रंग होगा वो विलयन का रंग अलग हो जाता है। तो इसका मतलब हो रहा है कि यहाँ पे कुछ अभिक्रिया हो रही है। अब देखिए यहाँ पे देखिए आयरन जो है Fe अलग था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉपर को यहाँ से क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया, यानी अलग कर दिया। Fe उसके जगह को ले लिया है, यानी Fe क्या किए हैं, आयरन क्या किए हैं, कॉपर को सल्फेट जो था, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर दिया है और Fe जो है उसका स्थान को ले लिए हैं। तो इसी को हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो जब हम इसका डेफिनेशन देंगे तो बोलेंगे ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जो अधिक क्रियाशील धातु, ये Fe जो है आपका अधिक क्रियाशील धातु है, किसके तुलना में, कॉपर के तुलना में। तो हम यहाँ पे इसका डेफिनेशन ऐसे देंगे, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उनके यौगिक में से, किसमें, उनके यौगिक में से विस्थापित कर देते हैं, तो उससे हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। फिर और एक बार रिपीट करते हैं, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु, ये आपका धातु है, हम जानते हैं, कॉपर भी आपका धातु है, तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उनके यौगिक में से विस्थापित कर देते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और आपको हम और एक एग्जांपल लिख के दिखा देते हैं। मान लीजिए आपको एक जिंक का घोल, जिंक है, ठीक है, जिंक, जैसे आप लोहा था वहाँ पे आयरन था, जिंक था, अब कॉपर सल्फेट का विलयन है और यहाँ पे आपको जो है जिंक सल्फेट का विलयन बन जाता है, ठीक है, और यहाँ पे कॉपर को अलग कर देता है। तो यहाँ पे भी देखिए जिंक जो है अधिक क्रियाशील धातु है और कॉपर को उनके यौगिक में से, यानी कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर दे रहा है। तो ये क्या बन जा रहा है, आपका विस्थापन अभिक्रिया बन रहा है। तो इसी तरीके से कई आपको उदाहरण जो है आपको एनसीईआरटी किताब में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बढ़िया से समझ लीजिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप द्विविस्थापन, ठीक है, द्विविस्थापन, ठीक, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे आप देख लीजिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया समझाने के लिए हम यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देंगे, Na2SO4, ठीक है। अब यहाँ पे BaCl2 और गिब्स, ठीक है, BaSO4 और यहाँ पे देता है आपका जो सोडियम क्लोराइड NaCl। अब यहाँ पे हम आपको कई चीज़ समझाएंगे, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले इसको हम यौगिक को समझ लेते हैं, ये यौगिक कैसे बना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि यौगिक अभी भी नहीं समझ में आते जब 10th क्लास में आ जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ब्रिलियंट होते हैं कि उसको यौगिक तो समझ में आ जाता है, रासायनिक अभिक्रिया भी समझ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे सोडियम में 2 कैसा है, इस चीज़ को बात करेंगे तब जाकर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम जो है, यहाँ पे सोडियम का 1+ होता है और सल्फर का 2- होता है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका 2- इसका 1-, इसलिए ऐसे करके हम आपको रिएक्शन बताए थे। तो इसलिए यहाँ पे Na2 आया, SO4 आया, ठीक। अब यहाँ पे हम जाएंगे तो Ba जो है इसका 2+ होता है और Cl का 1- होता है, यानी इसका 2+, इसका 1-, इसलिए इसे यहाँ का 2 ट्रांसफ़र हो जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको आप एग्जाम्पल के हिसाब से अगर समझाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पे सोडियम जो है ये दुबला पतला, इसको समझ लीजिए, ठीक है। ये आपका लड़का है, आपको एक मज़े की उदाहरण हम देंगे, ये लड़का है और SO4- है, इसको लड़की मान लीजिए, ठीक है, ठीक। तो एक लड़का है जो थोड़ा सा दुबला पतला है और एक लड़की है थोड़ा वो मोटी है, ठीक है, यानी उसके पास आयन ज़्यादा है। अब उन दोनों का शादी हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक लड़का जो है यहाँ पे थोड़ा सा ताज़ा है, मोटा जैसा है, यानी 2 उसमें प्लस है, लड़की यहाँ पे। तो ये जो इन लोग का युग्म जो है ये ठीक नहीं बैठ रहा था। तो ये लोग क्या किया, जो दुबला था वो दुबले के साथ और जो मोटा था वो मोटे के साथ, ऐसे, ठीक है। तो देखिए Ba का 2+ था, 2, SO4 का 2- था, तो इसलिए Ba जो है 2+, SO4 2- सोडियम में था 1+ और क्लोरीन में था 1-। तो जहाँ आयनों का आदान प्रदान होता है, यहाँ पे किसी भी तत्व में अगर प्लस होते हैं, जैसे सोडियम में प्लस होते हैं तो इसको हम आयन बोलते हैं। तो ये जहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होगा तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। चलिए अब इसको हम डेफिनेशन आपको सुनाते हैं। डेफिनेशन कैसा आपको लिखना है, अब बताइएगा कि ऐसे रासायनिक समीकरण
क्या बोलिएगा, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें या जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होते हैं उससे हम क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। तो शायद हम ऐसा करेंगे कि आपको ये डेफिनेशन जो है समझ में आ गया होगा। अब कुछ ऐसे कुछ छोटा मोटा डेफिनेशन होगा, जैसे अवक्षेपण अभिक्रिया किससे कहते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा नोट्स में हम आपको दे चुके हैं। आप अगर नहीं हो रहा है तो वीडियो के आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। आई बटन में देखिए, यहाँ पे आई बटन होगा, आई बटन में आप देखिए आपको वीडियो मिल जाएगा। अब हम आपको बात करेंगे अपचयन और उपचयन और रेडक्स अभिक्रिया। यहाँ पे 3 और अभिक्रिया आपको समझाएंगे, उसके बाद इस चैप्टर को हम कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो फटाफट हम ले लेते हैं। आप दो एग्जाम्पल आप लोगों को सुना देते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंक्लूड कर देंगे। थोड़ा सा बारिश भी होने लगा है, अब थोड़ा सा बारिश का मज़ा हम भी लें। उपचयन अभिक्रिया, ठीक है, उपचयन और जिसको हम बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन के दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया को हम दूसरी भाषा में ऑक्सीकरण बोलेंगे। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको याद कर लीजिए। तो अब हम आपको एग्जाम्पल एक समझाएंगे, और मान लीजिए कॉपर है और ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो कॉपर और तो यहाँ पे जब हम रिएक्ट कराएंगे तो आपका क्या देगा, कॉपर ऑक्साइड देगा। ठीक है, इसको बैलेंसिंग अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए। यहाँ पे 2 दे दीजिए, तो 2 देने पर ऑक्सीजन बैलेंसिंग हो गया, यहाँ पे 2 दे दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन का क्या हुआ, संयोग हुआ, तो इससे हम क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन जब देंगे तो आपको सीधी सी बात है, ऐसे तो डेफिनेशन इसका कई प्रकार के दे सकते हैं। जब 12 आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ क्लियर से पढ़ाएंगे। और हम यहाँ पे साइंस का मैथ भी देते हैं, फिजिक्स देते हैं, और आपका जो है केमिस्ट्री भी देते हैं वीडियो। तो आप 12 में जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक्चुअल जो डेफिनेशन होगा वो हम देंगे, लेकिन आपको यहाँ पे मोटे तौर पर हम समझाएंगे कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्वों के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो तो उनको हम क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। तो यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ जो है कॉपर के साथ, यानी कॉपर का उपचयन हुआ, कॉपर का उपचयन हुआ, क्या हुआ, कॉपर का उपचयन हुआ। ठीक है, इसको हम बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरी भाषा में अगर देखेंगे अपचयन अभिक्रिया जब हम पढ़ेंगे, अपचयन अभिक्रिया, तो इसको हम हिंदी में बोलेंगे, और दूसरी भाषा में नाम अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया को हम रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। रिडक्शन क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल हम दिखाएंगे, कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। इसके साथ आप जब रिएक्ट यहाँ पे कराएंगे तो कॉपर हो गया अलग और यहाँ पे जल हो गया। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, और यहाँ देखेंगे तो कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो गया, विस्थापित हो गया। तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का विस्थापन होता है या ऑक्सीजन का ह्रास होता है, कमी होती है, उससे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। जहाँ ऑक्सीजन का संयोग होता है वहाँ उपचयन कहते हैं। इस चीज़ को शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं Cu, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ Cu का जो है अपचयन हुआ, अपचयन। तो इसका मतलब जिस यौगिक में जिस तत्वों के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है वहाँ पे उसको हम बोलेंगे उपचयन, और जिसके साथ ऑक्सीजन का ह्रास होता है, कमी होता है, उसको हम बोलेंगे अपचयन। ठीक है, और एक यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान लगा के तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, या और थोड़ा सा हम इसको समझाने के लिए और थोड़ा सा आपको क्लियर हम कर ही देते हैं। ठीक है, जहाँ जिस अभिक्रिया में आपका उपचयन भी दिखेगा और अपचयन भी दिखेगा, वैसे ही अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रिडक्स अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे हम बोले थे कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे आपको क्या हुआ था, कॉपर अलग हो गया था और H2O हो गया था। ठीक, अब यहाँ पे और एक थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन का कमी हुआ। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलिएगा, अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, अपचयन। और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ देखिए ऑक्सीजन संयोग हुआ, तो ये इसको आप बोलिएगा उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसको क्या बोलिएगा, उपचयन अभिक्रिया। तो जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसा अभिक्रिया को आप रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करेंगे कि आपको रिडक्स अभिक्रिया भी समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर में और बाकी रहा सिर्फ आपका कुछ ऐसे 2-4 ऐसे डेफिनेशन होगा, संक्षरण और विकृत गंधिता,
ऐसे 2-4 टॉपिक हैं जो आप वीडियो से नहीं अगर होता है तो आप जाकर मेरा नोट्स वाला जो वीडियो है उनसे देकर कवर कर सकते हैं। और आपको वहाँ पे आपका लगभग 25-20 को आपको ऐसे रिएक्शन मिल जाएगा जो आपको एग्ज़ाम में वो आएंगे। और साथ ही साथ एग्ज़ाम में जब हम ट्रैक करेंगे, आपको एग्ज़ाम के लिए जब प्रिपरेशन कराएंगे जैक बोर्ड के खास करके, तो आप मेरे जो है आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जब हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जब हम देंगे आपको, लगभग अगस्त महीना के आखिरी तारीख में हम वो पब्लिश कर देते हैं। तो उसको देखने के बाद आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो है एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, यही हम उम्मीद करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।